मेरे सभी छात्र सैनिक, सबसे पहले इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जैसे अभी एक हमारे कैडेट ने कहा है कि शौर्य, अदम्य साहस, पराक्रम, इसका यदि दूसरा नाम दुनिया में यदि कहीं है तो दैट इज इंडियन आर्मी। भारत के साथ जितने भी लड़ाइयां हुई है, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ या आतंकवादियों के साथ, हम लोगों ने जो लोहा लिया हुआ है उसमें इंडियन आर्मी की अदम्य भूमिका थी। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल है। दुनिया में सबसे प्रोफेशनल आर्मी में से एक आर्मी इंडियन आर्मी कहलाती है। जैसे आपने अभी बताया है कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट आर्मी डे टुडे, 15 जनवरी को ही हम लोग क्यों मनाते हैं? इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी एज ए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें 15 अगस्त 19 जब हमें मिली, उस समय इंडियन आर्मी की जो चीफ ऑफ कमांडर थे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वे ब्रिटिश ऑफिसर थे। उनका नाम था जनरल बूचर। और जनरल बूचर ने 1947 से लेकर 49 तक हिंदुस्तान के आर्मी की कमान संभाली। और फिर इंडियन आर्मी का ही एक अफसर, जिसको भारतीय सेना का कमान संभालना था, उसके लिए उनका चयन करना था। और उसमें सबसे टॉप पे नाम आया लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा का। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में कमीशन मिलाया था। बहुत सारे मेडल्स उन्होंने मिलाए थे, बहुत सारे युद्ध का उन्हें अनुभव था, एक बेस्ट ऑफिसर के रूप में उभरे थे। और जब भारतीय सेना का कमान संभालने की समय आया, उस समय के.एम. करियप्पा जी का नाम आगे आया और लेफ्टिनेंट के.एम. करियप्पा बिकेम जनरल के.एम. करियप्पा। पर्टिकुलरली 1947 से लेकर 49 के बीच में जनरल करियप्पा के ऊपर बहुत बड़ा या बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके हिस्से में आई थी। वो ऐसी थी कि 1947 को जब हमें आजादी मिली, उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जब भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उस समय कश्मीर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, इंडिपेंडेंट नेशन था, एक आजाद राष्ट्र था। और उस समय कश्मीर ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ना भारत में शामिल होना चाहता था। कश्मीर बहुत छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटा सा इलाका है, और पाकिस्तान की नजर कश्मीर के ऊपर थी, क्योंकि कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट दुनिया का माना जाता है। और इसीलिए उन्होंने अपनी कार्रवाई कश्मीर में शुरू की। वहां का जो राजा था वो हिंदू था, और मैक्सिमम जो जनता वहां की थी वो मुस्लिम थी। लेकिन एक हिंदू राजा के नेतृत्व में कश्मीर का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि कश्मीर ये इंडिपेंडेंट देश रहे या स्टेट रहे, और इसीलिए उन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी। और घुसपैठ शुरू करने के बाद वहां के जो हिंदू पंडित थे, ब्राह्मण थे, जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुत सारे हमारी महिलाएं जो थी वहां की, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े किसी भी महिलाओं को, किसी भी बच्ची को उठाकर लेकर जाते थे पाकिस्तान आर्मी के लोग। और ये सभी दृश्य देखने के बाद एक दहशत निर्माण हुई थी। भारत का पहले से ही इतिहास है, हमने किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया।
और किसी देश के बीच में कभी हमने मध्यस्थ भी नहीं की। जब तक हमें कोई मदद नहीं मांगता है या हमारे ऊपर जब कभी भी आक्रमण नहीं करता है, उस समय तक हम कभी भी उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते। यह हमारा इतिहास है। और इसीलिए जब कश्मीर के जो राजा थे, उन्होंने हमें मदद मांगी कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान में हमारा देश शामिल करें। भारत ने कहा हम आपका हेल्प करेंगे, आप शामिल हो या ना हो, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत की एक टुकड़ी कश्मीर आजादी के लिए या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे निपटाने के लिए भेज दी और उसकी कमान संभाली थी लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी ने। विदिन ए मंथ या विदिन ए 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर कश्मीर के अंदर अमन लाया, शांति बहाल कर दी। पाकिस्तान आर्मी की विजय का जो शिल्पकार था वो था जनरल करियप्पा। अब समय आया था कि ब्रिटिश आर्मी का जो जनरल था इंडियन आर्मी में, अपनी कमांड किसे संभाले, किसे दे। फिर सबसे टॉप पे नाम आया लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा जी का। एंड करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारत के पहले भारतीय व्यक्ति, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व्यक्ति, पहले भारतीय कमांडर बने और वो भारत के सेना का उन्होंने कमान संभाला। तो ये जो 2 घटनाएं हुई थी, सबसे पहली घटना थी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 47 से लेकर 48 के बीच में, उसका विजय शिल्पकार करियप्पा जी थे। और इसी दिन, आज के ही दिन, वे पहले भारतीय बने जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद के ऊपर उन्होंने अपनी कमान संभाली। ये 2 कारण की वजह से आज का दिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े शान से मनाया जाता है। दैट इज आर्मी डे। 1947 से लेके आज तक 2023 तक भारतीय सेना का अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य, समर्पण, जिसके लिए भारतीय सैनिक माना जाता है। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो आर्मी है इजराइल की है। इजराइल में सभी लोग, सभी नागरिक ये उनके सैनिक होते हैं। लेकिन इंडिया में जिन लोगों को आर्मी एजुकेशन दिया हुआ है, मिलिट्री एजुकेशन दिया है या मिलिट्री ट्रेनिंग दिया है, वो उसी धरती के ऊपर है। और इसीलिए आज तक भारत देश के तरफ कोई टेढ़ी नजर डालने की कोशिश नहीं करता है। जब जब पाकिस्तान ने या चीन ने या आतंकवादियों ने भारत के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, तब तक भारतीय सेना ने अपना लोहा उनके साथ लिया और उन्हें दिखा दिया हिंदुस्तान की आर्मी कहीं पर भी कम नहीं है। 1947 के बाद इमीडिएट 1962 में चीन ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। चीन और भारतीय ये भाई भाई समझते थे। चीनी भारतीय भाई भाई ऐसी संकल्पना हमारे अंदर उतरी थी और हम समझते थे कि चीनी लोग हमारे भाई हैं। लेकिन भाई भाई का जो नाता था, ये उन्होंने ऊपर से दिखावा करके अचानक हमारे ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा जो भारत की सेना थी वो लगी हुई थी पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक या गुजरात तक जो भी बॉर्डर हमारे हिस्से में है, वहां पे हमारी फौज निगरानी करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए या सुरक्षा करने में लगी हुई। और इसीलिए चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे होने के कारण हमारी
कम तादाद में वहां पे इंडियन आर्मी डेवलप थे। इसका फायदा उन्होंने लिया। मैंने खुद अरुणाचल में तवांग नाम का एक प्रांत है जहां से चीन की बॉर्डर दिखाई देती है। भारत और चीन की बॉर्डर है, जहां पे हमारा एक कैंप चल रहा था तवांग में। अभी तक मैं 2 बार उस साइड पे गया हूं। उसी साइड से चीन ने आक्रमण किया और चीन ने आक्रमण करके हम लोगों को पराभूत करने का सपना देखा, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हुआ। उन्होंने चीन को मदद कर रही थी अमेरिका, ब्रिटेन, इतर बाकी जो कंट्रीज थी जो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, उन लोगों का इनडायरेक्ट सपोर्ट था चीन को। ऐसे समय हमें यदि किस देश ने यदि सहायता की होगी तो वो देश था सोवियत रशिया। सोवियत रशिया ने चीन को धमकी दी। उन्होंने कहा कि आपकी जो आर्मी है आप पीछे ले, भारत के साथ जो भी हो रहा युद्ध जो है वो आप पीछे करो। और रशिया ने उनको धमकी देने के बाद चीन को माघार लेनी पड़ी। चीन पीछे हटा और इस तरीके से हमें बहुत नुकसान बहुत हुआ 1962 के बाद में। लेकिन भारतीय सेना ने कभी हार नहीं मानी। हमारे बहुत सारी कैजुअलिटी उस लड़ाई में हुई, लेकिन भारतीय सैनिक ने उनके साथ पराक्रम दिखाया। 62 में हमारे बहुत हाल हुई थी, बहुत हाल हुए। उस समय हमारी जो इकोनॉमी है वो गिर गई थी। खाने के बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि युद्ध होना ये किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी यदि डाउन हो जाती है तो उस देश की प्रगति नहीं होती। और इसीलिए इसका फायदा पाकिस्तान ने लिया। पाकिस्तान सोचता था 1962 में इंडिया बहुत नीचे गिर गया है, इकोनॉमी इंडिया की नीचे गिरी हुई है, और इंप्रूव करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट लगी हुई थी। ऐसे इसमें अचानक 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। इस युद्ध समाप्त होने में सिर्फ 3 साल हुए थे, और 3 साल के बाद 65 में अचानक पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के ऊपर हमला किया। That time also we were not prepared। ऐसी सिचुएशन बनी थी कि पाकिस्तान आर्मी को ब्रिटेन और अमेरिका से लेकर कई देशों ने मदद जाहिर की थी इनडायरेक्टली। देखिए, पाकिस्तान कभी खुद के बलबूते के ऊपर हिंदुस्तान के साथ कभी भी लोहा नहीं ले सकता, कभी भी पंगा नहीं कर सकता। और ऐसे समय भारतीय सेना ने सोच लिया देखी जाए। हिंदुस्तान के आर्मी को बताया जाता है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जिसमें आप लोगों ने शायद हवलदार अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा। 1965 के लड़ाई में अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो टैंक थे बर्बाद कर दिए थे, बहुत सारे टैंक। एक टैंक कमांडर पाकिस्तान के मोर देन 20 उनके जो टैंक्स थे वो बर्बाद करता है। आगे जाके उन्हें पता था मुझे मरना ही मरना है, लेकिन यदि मैं मरूंगा, यदि मेरी शहादत यदि मैं देता हूं तो मैं हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम करूंगा। और हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत दी और पाकिस्तान के आर्मी डर गए। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर के ऊपर हादसे हुए जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटना पड़ा और उनकी बहुत बुरी तरह से हमने पराभव किया। 1947 में उनका पराभव हुआ, 1965 में उनका पराभव हुआ। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया कि हिंदुस्तान की कमजोरी कहां है, क्योंकि हमेशा शत्रु सोचते रहता है, रेकी करता है कि हमारा जो शत्रु होता है, हमारा जो एनिमी होता है, उसकी कमजोरी कहां होती है या कहां पे वीक पॉइंट है, सोचते रहता है।
उसी समय एक हादसा हुआ। पाकिस्तान ऐसा देश था जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक जो हमारा बांग्लादेश था, जो बंगाल का प्रांत था, उसका जो पूर्व बंगाल था वो उनके हिस्से में था, और उन्हें कहा था कि पूर्व पाकिस्तान। और आज का जो पाकिस्तान है दैट वाज पश्चिम पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। फिर वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में आने के लिए भारत के भूमि के ऊपर से ही जाते थे। हवाई सेवा उतनी डेवलप नहीं हुई थी, या तो समुद्र मार्ग से जाते थे, बंगाल के उपसागर से, अरबी सागर से लेके, अरबी उपसागर से लेके बंगाल के उपसागर में वो जहां से उनका आना जाना चलता था, या भारत से बंगाल तक जो ट्रेन थी उससे उनका आना जाना था। इस समय ऐसा हुआ, वहां पे शेख रहमान करके एक लीडर थे ईस्ट बंगाल में, उनका बहुत अच्छा प्रभाव था, और आने वाले दिनों में शायद शेख रहमान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। बहुत लोकप्रिय नेता थे। और वेस्ट पाकिस्तान वाले ये नहीं चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान का, आज के बांग्लादेश का कोई नेता उनका नेता बने। इसलिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, आज के बांग्लादेश के ऊपर लोगों को बताया कि आपको उर्दू भाषा बोलनी पड़ेगी। और वहां के जो बंगाली लोग थे, हालांकि वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्हें बताया गया, उनको फोर्स किया गया, आपको बंगाली भाषा छोड़नी पड़ेगी और आपको सिर्फ उर्दू भाषा ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि बंगाली भाषा ये भारत की भाषा है, ऐसे पाकिस्तान समझते हैं। जैसे हमारी मराठी मातृभाषा है, हम बल्कि इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ले या हिंदी में ले, या हम हिंदी में बोले, लेकिन हम जब घर में भाषा बोलते हैं या गांव में बोलते हैं तो हम मराठी में ही बोलते हैं। मराठी के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। ऐसा ही प्रेम और सद्भाव बंगाली लोगों के मन में था। उन्होंने कहा नहीं, हम उर्दू भाषा जरूर बोलेंगे, लेकिन बंगाली भाषा हम नहीं कहेंगे। और इससे उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया कि 1.5 लाख आर्मी को वहां पे डेवलप कर दिया ईस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि लोगों के साथ जबरदस्ती करो, जैसे उन्होंने कश्मीर में किया, सेम थिंग उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में। महिलाओं को उठा के लेकर जाना, उनके ऊपर अत्याचार करना वगैरह, लोगों को दिन दहाड़े मारना, उनको पनिशमेंट करना, ये सभी कार्रवाई करने शुरू। ऐसा कहा जाता है 1 लाख बंगाली लोगों को उन्होंने बंदी बना के उनको शूट कर दिया। दुनिया के इतिहास में, दुनिया के हिस्ट्री में हिटलर के बाद पाकिस्तान ने ऐसी कार्रवाई की। उस समय उन्होंने हमें मदद मांगी। हमारा मकसद, हमारा सिद्धांत सही था कि हम किसी के इसमें इंटरनल मैटर में कभी ध्यान नहीं देते, या किसके ऊपर हम कभी आक्रमण भी नहीं करते। ये हमारा इतिहास है। बंगाली लोग हमें हेल्प मांगते रहे। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंदिरा गांधी। ऐसे समय उन्होंने हमें मदद मांगी कि जिस समय हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था। अगस्त से लेके नवंबर तक बहुत सर्दी होती है, बहुत स्नोफॉल होता है हिमालय के पूरे भाग में। और इसलिए इंदिरा गांधी जी ने उस समय के जो भारत के जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका नाम था जनरल मानेक शाह, उन्हें बताया, उनसे बातचीत किया, उनके साथ चर्चा हुई, और उन्हें कहा कि हम पाकिस्तान के साथ लोहा लेना चाहते हैं, बंगाली लोगों को हमें फ्री करना है, उनको लिबरेट करना है। उस समय
जो प्रमुख होता है वो हमेशा अपने फौज के बारे में सोचता है, और जनरल मानेक शाह ने सीधा कहा, नो मैन, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। यदि हमको पराभवित होना है तो हमें युद्ध लेना पड़ेगा, और मैं मेरे लोगों को मरवाना नहीं चाहता। एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। यह प्रॉपर समय नहीं है। मैं कम से कम 2 महीने तक पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि स्नोफॉल बहुत हो रहा है, सर्दी बहुत बड़ी है, और इसीलिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, और इसीलिए हम लोग उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? ऐसे इसमें उन्होंने सोचा कि मैं मेरा रेजिग्नेशन दे दूंगा, क्योंकि पंतप्रधान को यदि नहीं बोलना, ना बोलना, क्योंकि पंतप्रधान के नीचे ही काम करना पड़ता है। एक जनरल को या चीफ ऑफ आर्मी को वो अपना त्याग पत्र लेकर, रेजिग्नेशन लेटर लेकर इंदिरा गांधी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने कहा, सॉरी मैम, आई एम रेडी टू रिजाइन माई पोस्ट। आप किसी को भी ये जिम्मेदारी दे सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक प्रधानमंत्री को भी नमना पड़ा, झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है, शायद आप सही बोल रहे हो। ऐसे इसमें उन्होंने वहां की जो मुक्त वाहिनी थी, बंगाल की मुक्त वाहिनी को हमने सपोर्ट किया। कुछ लोगों का हम ट्रेन करते थे, बंगाली जो लोग थे उन्हें, और वो लोग पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनके साथ लड़ते थे। फिर ऐसे इसमें उन्हें पता चला कि भारत की सेना बंगाली लोगों को मदद कर रही है। फिर उन्होंने सपोर्ट मांगा अगेन अमेरिका को, अगेन ब्रिटेन को, और उन्होंने प्लान बनाया, भारत की यदि कमर तोड़नी है तो उनकी कमजोरी कहां है? नौसेना की है, क्योंकि हमारी नौसेना उस समय, मैं नहीं कहूंगा बहुत कमजोर थी, लेकिन नौसेना का इसके पहले कभी युद्ध ही नहीं हुआ, और इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि बंगाल का जो उपसागर है वहां पे जो हमारी नेवी डेप्यूट है उसको बर्बाद करना, और उसको बर्बाद करके अपना खुद का कब्जा बनाना। यदि उनका कब्जा बन जाता था तो शायद इस युद्ध में हमारा पराभव निश्चित था, निश्चित। और इसीलिए आप लोगों ने शायद राजी फिल्म देखी होगी। राजी फिल्म में उस हीरोइन ने जो किरदार निभाया हुआ है, आलिया भट्ट ने, वो अनामिक जो गुप्तहेर थी, स्पाई थी, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई हुई है। उसने एक पाकिस्तान के आर्मी अफसर के साथ उसकी शादी हुई। उसके जो ससुर जी थे वो मेजर जनरल थे, और उस आर्मी अफसर के जो बड़े भाई थे वो भी अफसर था, कर्नल पद के ऊपर था। और जो भी पाकिस्तान के अंदर जो भी प्लान बनाते थे भारत के अगेंस्ट में, वो उनके घर में प्लान होता था, क्योंकि उनके जो ससुर जी जो थे, फादर इन लॉ जो थे उसके, वो प्रमुख थे। और पूरा का पूरा प्लान इस स्पाई ने, इस गुप्तहेर ने हमारे भारतीय इंटेलिजेंस को बताया, एंड वी बिकेम अलर्ट, और हम लोग अलर्ट हो गए। और अलर्ट होने के बाद हमने हमारी नौसेना को बचाया, और उनका जो लड़ाऊ जहाज जो था उसको हमने खत्म कर दिया। उनका लड़ाऊ जो जहाज था उसका नाम था गाजी। गाजी को हमने खत्म कर दिया, और उनकी जो ताकत थी वो खत्म कर दी। उसी समय हमें अगेन रशिया ने मदद की। रशिया ने धमकी दी अमेरिकन नेवी को, क्योंकि उनके भी नौकायान बंगाल के उपसागर में आना शुरू हो गया था।
ब्रिटेन के भी नौसेना अंदर आना शुरू हो गया था एंड दे वर सपोज टू असिस्ट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी को मदद करने के लिए तैयार। ऐसे सिचुएशन में रशिया ने धमकी दी, आप आपकी जो नौकायान है, लड़ाऊ जो नौकायान है, उन्हें वापस लेकर जाएं या तो फिर हम लोग वहां पर आएंगे। 1971 का जो युद्ध था वो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था, क्योंकि यदि रशिया उसमें शामिल हो जाता था तो थर्ड जो वॉर था वो बिल्कुल निश्चित था। अमेरिका नहीं चाहती थी, ब्रिटेन नहीं चाहता था कि तीसरा महायुद्ध हो, और दोनों भी देश ने अपनी जो लड़ाऊ नौकायान थी वो पीछे हटाई। फिर पाकिस्तान अकेला था। रशिया ने कहा ओके प्रोसीड, भारत को हरी झंडी दिखाई, और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। कौन सी? एक समय दो तरफ लड़ाई करना, एक बांग्लादेश की बॉर्डर, दूसरी अभी की जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वो कश्मीर से लेके राजस्थान तक, गुजरात। उनकी नेवी हमने फेल्योर की, और फिर हम लोगों ने एक साथ दो जगह के ऊपर हमारे सैनिक डटे, हमारे सैनिकों ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, अदम्य साहस दिखाया, समर्पण अपने देश के लिए उन्होंने किया। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 1971 के लड़ाई में हमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो सैनिक और अधिकारी थे उन्हें हमें गंवाना पड़ा, शहादत उन्होंने दी। और 1971 में हमने उनको ऐसा धड़ा सिखाया, ऐसा लेसन सिखाया कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को हमने उनको बताया, उनके जो प्रमुख थे, जो बांग्लादेश के आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके पास नियरली 1 लाख आर्मी थी। हमें बी सेट में या सी सेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है उनके प्रमुख कौन थे पाकिस्तान आर्मी के। उनका नाम था जनरल नियाजी। क्या नाम था? जनरल नियाजी। जनरल नियाजी को 15 दिसंबर को हमने संदेशा भेजा कि आप टूटे हुए हो, आप हमारे साथ ज्यादा दिन लड़ाई नहीं कर सकते हो, सरेंडर। जनरल नियाजी ने कहा सरेंडर तो करेंगे लेकिन पब्लिकली नहीं करेंगे। जनरल मानेक शाह ने कहा नहीं, आपको तो सरेंडर पब्लिकली करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय उन लोगों के साथ हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सरेंडर पब्लिकली करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं जिसमें 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया होगा। उसने रात भर सोचा, रात भर सोचने के बाद उस बहुत रोया, जनरल नियाजी बहुत रोया। सैनिक कोई भी रहे या अधिकारी कोई भी रहे, सैनिक सैनिक होता है। और उससे 16 दिसंबर 1971 को भारत के आर्मी के सामने, सैनिकों के सामने घुटने टेकने पड़े, सरेंडर करना। वो फोटो बहुत वायरल हुआ, अभी भी आप नेट के ऊपर जाकर देख सकते हो कि जनरल नियाजी साइनिंग पीस करार। उन्होंने कहा कि हम लोग मानते हैं और हमने बांग्लादेश को आजादी दी। मैं बहुत भाग्यवान समझता हूं कि मैंने खुद बांग्लादेश में विजिट की हुई है। मेरे जो गुरु थे डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी, उनके साथ मैं वहां पे 2015 में मैं वहां पे गया था। तो वहां के लोगों के अंदर भारत के लिए बहुत प्रेम है, बहुत आदर है। भारतीय सेना को लोग मानते हैं। एक चीज मैंने वहां पे और देखी, मैंने शायद बहुत बार आप लोगों को बताया भी होगा, या ये किस्सा मैं बहुत बार बताता भी हूं, कि जब हमारा भारत का एंथम चालू हो जाता है, राष्ट्रगीत चालू हो जाता है, हमारे लोगों में उतना रिस्पेक्ट नहीं है। वहां से निकल जाते, खड़े भी नहीं रहते, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं
और बांग्लादेश का जब राष्ट्रगीत चालू हो जाता है, सभी लोग बिल्कुल देशभक्ति के साथ राष्ट्रगीत गाते हैं। उनका भी राष्ट्रगीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, हमारा भी लिखा है। जैसे हमारा जन गण मन है, वैसे उनका उमार सामा उमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हां को भालोबासी। इतना सुंदर गीत बोलते हैं कि देशभक्ति रग रग में निर्माण हो जाती है। ये होने के बाद मैंने सोचा कि ये देश एक दिन तरक्की करेगा। देश तभी तरक्की करता है जब सबके मन में राष्ट्र के प्रति देश प्रेम हो, रिस्पेक्ट हो। तो ये जो जज्बा निर्माण किया, ये जज्बा इंडियन आर्मी ने निर्माण किया। और आप सभी लोग उसके विटनेस हो। जो सबसे लास्ट जो लड़ाई की, दैट इज 1999। उन्होंने सोचा कि भारत के साथ हम आमने सामने लड़ाई नहीं कर सकते, छुप के करेंगे। क्योंकि एक करार हुआ था कि जब सर्दी हो, ठंड मौसम आना शुरू हो जाता है, स्नोफॉल हेवी शुरू हो जाता है, उस समय दोनों भी आर्मी ने नीचे उतर जाना है। लेकिन उन्होंने हमको दिखाया कि हम नीचे उतर रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं उतरे। और आपको पता है, टाइगर, द्रास और बाकी जो एरिया है, वहां पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। उस युद्ध में भी हमने, कारगिल के लड़ाई में हमें नुकसान बहुत हुआ। उस लड़ाई में भी नियरली हम लोग पराभव के इसमें थे। पराभव निश्चितता वाला था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग थे वो ऊपर में थे, हम लोग नीचे थे। नीचे से ऊपर वालों को लोहा लेना इम्पॉसिबल था। लेकिन हमारे जाबाज सैनिकों ने उनके साथ लोहा लिया और उस लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा से लेकर मनोज कुमार पांडे जी से लेकर योगेंद्र सिंह यादव जी से लेकर या राइफलमैन संजय कुमार जैसे अनेक लोगों ने, अनगिनत सैनिकों ने उनके साथ लोहा लिया और उनको दिखा दिया कि भारत का सैनिक कभी पीछे नहीं हटता। शायद शहादत स्वीकार लेगा, लेकिन पीछे हटना, पीठ दिखाना, ये भारतीय सैनिक नहीं करता। और 1999 को हमने विजय हासिल किया। इस तरीके से हमने पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी और उनको पराभूत किया। उनके मन में अभी भी है कि भारत को हम कब कमजोर बनाए, भारत का हमने कब बदला ले। और उसी के माध्यम से उन्होंने अनेक जगहों पे, जैसे दिल्ली में एक पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 26/11 का मुंबई में अटैक हुआ। जगह जगह पे उन्होंने आतंकवादी जो हरकतें थे उन्होंने शुरू कर दी। कश्मीर में भी प्रॉब्लम किया, लेकिन भारत के सैनिकों ने उनके साथ धोखा लिया और उनको पराभूत करने की कोशिश की। यह है इंडियन आर्मी, यह है भारतीय सेना। सिविल में यदि किसी को बताया जाए कि 5 घंटे के बाद काम कर या तेरा कर्तव्य कर, तो यहाँ के लोग बोलते हैं सॉरी माय टाइम इज ओवर। 5 घंटे के बाद वो कहते हैं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरा काम है। या संडे या एक आधी हॉलीडे के दिन यदि किसी सिविलियन के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं नहीं सॉरी। लेकिन सैनिक कभी मृत्यु की परवाह नहीं करता। और इसीलिए एक कवि कहता है, गाय जा मस्ती के तराने, ठंडी आके करना क्या, अगर मरना ही है तो मर भी लेंगे, मौत से पहले डरना क्या। तो मौत से पहले नहीं डरने वाला दूसरा कोई नहीं, वो हिंदुस्तान आर्मी का सैनिक होता है। तो एनसीसी में ये जज्बा हम कायम रखेंगे। हम कभी भी भारत की किसी भी चीज को, जो हमारी परंपरा है, रिस्पेक्टेबल है, उसे हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उसको हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश आपके हाथों में है। जितनी हिंदुस्तान की आर्मी की स्ट्रेंथ है, उतनी हमारी एनसीसी की स्ट्रेंथ है।
हम लोगों को यूनिफॉर्म इसलिए दिया हुआ है ताकि आने वाले जो युवा है वो देश के प्रति देश प्रेमी बने, समर्पित बने, देश के लिए कुछ तो भी अलग काम करें। तो मैं इसी शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं और आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं और आप ये जो जज्बा है ये कायम रखें और हिंदुस्तान की आर्मी को विजयी कैसे बनाया जाए, अमर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में अपनी भूमिका के बारे में सोचें। जय हिंद।